नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीसीएस की बैठक में पीएम मोदी ने किया अफगानिस्तान से भारतीयों को सुरक्षित लाने का वादा, बोले अल्पसंख्यकों को देंगे शरण। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में प्रदर्शन, पंजशीर में बगावत, सालेह ने खुद को किया राष्ट्रपति घोषित। तालिबान पर एक्शन के मोड में आया यूरोपीय संघ, कहा तालिबान ने जीता है युद्ध, अब करनी होगी बात। सपा नेता शफीकुर रहमान पर देशद्रोह का केस दर्ज, स्वतंत्रता सेनानियों से की थी तालिबानी आतंकियों की तुलना। और चुनाव से पहले योगी सरकार ने पेश किया 7,301 करोड़ का अनुपूरक बजट, रोजगार के लिए 3,000 करोड़ का पैकेज। रुक करते हैं पहली खबर का। अफगानिस्तान में गनी सरकार के गिरने के बाद बिगड़ते हालात की समीक्षा के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। इसके अलावा विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अफगानिस्तान में भारत के राजदूत आर टंडन सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बताया गया है कि इस बैठक में अफगानिस्तान में चल रहे बदलाव पर बातचीत हुई, साथ ही अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने और वहां दूतावास ऑपरेट करने पर भी इसमें चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक भारत की तरफ से फिलहाल अफगानिस्तान में सरकार गठन की प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा तालिबान के रुख को भी देखा जा रहा है। खुद पीएम मोदी करीब से अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं और भारतीयों के निकाले जाने की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो सभी भारतीयों को जल्द से जल्द सुरक्षित अफगानिस्तान से बाहर निकालें। पीएम ने बैठक के दौरान कहा कि हमें सिर्फ अपने नागरिकों को ही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के सिख और हिंदू अल्पसंख्यक जो भारत आना चाहते हैं उन्हें भी शरण देनी है। साथ ही हमें उन सभी अफगान भाई बहनों की मदद भी करनी है जो सहयोग के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस मीटिंग को इतना ज्यादा अहम क्यों माना जा रहा है? देखिए, ये सरकार की नीतियां जो भी कुछ होती है जी, उसको जिसके ऊपर कहते हैं कि सरकारी ठप्पा तभी लगता है जब वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से उसमें पारित की जाती है। मतलब ये कि आपने कोई नीति बनाई तो सीसीएस की मीटिंग में उसको आपने पारित कर दिया तो वो सरकारी आदेश के रूप में फिर वो इस्तेमाल होता है। अब आपने सारी जानकारियां दे दी। इसके पीछे की कहानी क्या है? कहानी ये है कि हम तालिबान के साथ एक राब्ता बैकडोर चैनल से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। वो इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि काबुल के ऊपर उनका कब्जा है। बिना उनसे बातचीत किए हुए आप एक भी भारतीय को बाहर लेकर के आ नहीं सकते। तो एक तो मसला ये है कि कैसे भारतीयों को हम लेकर के आए। दूसरा मसला ये है कि वहाँ जो सरकार बन रही है उस सरकार में कौन होगा, क्या और कैसे आगे की रणनीति बनेगी, उसके ऊपर भी भारत को नज़र रखनी है। तीसरा जो सबसे अहम है कि वहाँ से बहुत सारे लोग भारत आना चाहते हैं। जहाँ तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि लगभग 3,000 ऐसे अफ़गानी नेशनल्स हैं जो भारत आना चाहते हैं और वो लोग हैं जो अफ़गानिस्तान की पिछली सरकार में अहम पोजीशंस पे थे। कोई अधिकारी था, कोई मिलिट्री कमांडर था, कोई जजेस थे, तो कोई कुछ था, कोई एक्टर था, कोई एक्ट्रेस थी। तो ये इस तरह के 3,000 लोगों ने भारत में आने की इच्छा जताई है। उनको कैसे लाया जाएगा वो भी एक अलग कहानी होगी। साथ ही साथ इस मीटिंग में ये भी डिसाइड किया गया कि जो सिख और हिंदू जो माइनॉरिटी जो वहाँ फंसे हुए हैं उनको किस तरह से हिंदुस्तान लेकर के शरण देना है उस पर भी चर्चा हुई। कहने का मतलब ये है कि जिन्हें अमेरिका ने बेसहारा छोड़ दिया, भारत उनका सहारा बनकर आज मैदान में डटा हुआ है।
जी, तो जाहिर सी बात है पीएम मोदी को ना सिर्फ वहां पर फंसे हुए भारतीयों की चिंता है, बल्कि अफगानियों की भी उन्हें उतनी ही चिंता है। अब रुक करते हैं दूसरी खबर का। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान अपने मेकओवर में लगा हुआ है। वो इस बार पहले से अलग होने के दावे कर रहा है, महिलाओं को शरीयत के हिसाब से हक देने की बात कर रहा है। उसके लड़ाके काबुल की सड़कों पर घूम घूम कर सरकारी कर्मचारियों से काम पर लौटने के लिए कह रहे हैं, लेकिन लोग अब तक उनका विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इस बीच तालिबान के खिलाफ विद्रोह का झंडा भी उठ गया है। आतंक के खिलाफ बगावत की चिंगारी पंजशीर में उठी है। यहां नॉर्दर्न अलायंस ने अपना झंडा फहरा दिया है। इसके अलावा जलालाबाद में भी बड़ी संख्या में लोग अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज लेकर सड़क पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इन्होंने शहर के एक व्यस्त चौक पर अफगानिस्तान का झंडा फहरा दिया। खबर है कि इन लोगों पर तालिबान के लड़ाकों ने गोलियां चलाई हैं। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस ने बगावत कर दी। जानकारी के मुताबिक पंजशीर इलाके में अब तक तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है। इसके अलावा अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने चरिकर इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। चरिकर वो इलाका है जहां पर से सड़क काबुल और मज़ार शरीफ को जोड़ती है। अशरफ गनी के काबुल से भागने के बाद अमरुल्लाह सालेह ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। सालेह का कहना है कि वो अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद है। डॉक्टर साहब, अब आगे क्या कुछ होगा? आगे गृह युद्ध होगा। जिस तरीके से पिछली बार भी जब तालिबान इस तरह से आगे बढ़ रहा था, यही नदर अलायंस था। उस समय के हीरोज़ कोई और थे। उस समय राशिद दोस्तम थे, उस समय अहमद मसूद थे, जो नदर अलायंस को लीड करते थे। और तालिबान की इसको कह सकते कि छठी की दूध याद दिला देने वाली बात, वो उस तरह से लड़ते थे। अब फिर से जब तालिबान का कब्जा हुआ है नदर अलायंस की तरफ से, अचानक से आप में वो तस्वीरें टेलीविज़न पे चल रही हैं जिस हिसाब से पंजशीर के अंदर जो नदर अलायंस के लड़ाके जो हैं वो बाकायदा रोड पे मार्च कर रहे हैं। और ये इस तरह के जो इलाके जहाँ पे नदर अलायंस का बोलबाला है, तालिबान की हिम्मत नहीं पड़ती है कि उस इलाके में घुसे। अब ये रेसिस्टेंस तो अपनी जगह पे है नदर अलायंस का, लेकिन उसके अलावा जो बातें आपने बताई वो इस बात की ओर एक संकेत है कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं, 95 से लेकर के अब तक 25-26 साल बीत गया, एक नया जनरेशन, युवाओं का एक नया पौध जो है वो समाज में भी जो है लीड कर रहा होगा। उनको दुनिया के बारे में भी मालूम है, डेमोक्रेसी क्या है, सोशल मीडिया क्या है, मीडिया क्या है, इनको सारी चीज़ें जो है इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया से वो अवेयर लोग हैं। ये 95 वाला अफगानिस्तान नहीं है। और इसलिए जब से ये तालिबान का झंडा लहराया जा रहा है हर बिल्डिंग के ऊपर, तो वहाँ के युवाओं के अंदर अफगानिस्तान के झंडे को लेकर के जो प्रेम है उसको वो बाकायदा जाहिर कर रहे हैं। जलालाबाद में देखिए सैकड़ों लोग सड़कों पे आ गए। और सिर्फ ये तस्वीरें और ये सारी चीज़ें तो तब आ रही हैं जो चोरी छिपे आ रही हैं। अदरवाइज़ अफ़गानिस्तान के कई शहरों में जो वहाँ का युवा वर्ग है वो तालिबान के डिक्टम से, तालिबान के आतंक से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। अगर सालेह साहब एक अच्छा नेतृत्व देने में कामयाब होते हैं, नदर्न अलायंस के साथ साथ वो तमाम सैनिक जो अभी तालिबान की वजह से छिपे हुए हैं, भागे हुए हैं, वो फिर से रिग्रुप होंगे। और जिस तरह का समर्थन तालिबान के खिलाफ इन लोगों को मिल रहा है अलग अलग जगहों पे, तो एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। तालिबान को काफ़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ जाएगी। और इससे होगा ये कि कम से कम ये जो सालेह साहब हैं या फिर दूसरे लोग जो हैं, जब पीसफुल सल्यूशन के लिए जब टेबल पे ये लोग बैठेंगे तो बराबरी में ये लोग बातचीत कर पाएंगे। अगर सारा कुछ तालिबान के हाथ में दे दिया गया तो फिर कोई निगोशिएशंस के लिए कोई स्कोप नहीं बच पाएगा। जी, तो जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कहा कि जब तस्वीरें इस तरह की आ रही हैं तो वाकई वहां पर मंजर कितना ज्यादा खौफनाक होगा। अब रुक करते हैं तीसरी खबर का। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि अफगानिस्तान और तालिबान के युद्ध अधिग्रहण से कई सबक सीखे जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों के एक आपातकालीन वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद बोरेल ने कहा, तालिबान ने युद्ध जीत लिया है, इसलिए हमें उनसे बात करनी होगी। बोरेल ने कहा, मैंने अभी कहा था कि हमें
उनके साथ हर चीज के बारे में बात करनी है, यहाँ तक कि महिलाओं और लड़कियों की रक्षा करने की भी कोशिश करनी है। इसके लिए भी आपको उनसे संपर्क करना होगा। बोरेल ने कहा, हमें काबुल में अधिकारियों के संपर्क में रहना होगा, चाहे वो कुछ भी हो। एक मानवीय और संभावित प्रवासी आपदा को रोकने के लिए जितनी जल्दी हो सके बातचीत में हमें शामिल होना होगा। बोरेल ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की नई सरकार के साथ यूरोपीय संघ द्वारा कोई भी सहयोग एक शांतिपूर्ण और समावेशी समझौता और महिलाओं, युवाओं और अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों सहित सभी अफगानों के मौलिक अधिकारों के लिए सम्मान पर आधारित होगा। अन्य प्रतिबद्धताएं जैसे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और आतंकवादियों द्वारा अफगान क्षेत्र के उपयोग को रोकना। डॉक्टर साहब, इस पूरे मामले में यूरोपियन यूनियन की भूमिका कितनी अहम होगी? देखिए, ये सब क्लब्स हैं, इनका कोई मायने मतलब नहीं है जी। ये खबर आपने बताई, ये सारी चीज़ें हो रही है किस वजह से? यूरोपियन यूनियन तो बहुत सारे कंट्रीज जो है नाटो के लोग हैं। ये लोग भी अपनी ऐसी की तैसी करवा के आए अफगानिस्तान से। भाई क्यों गए थे अफगानिस्तान? अफगानिस्तान किस लिए आप लोग गए थे? तालिबान को वापस काबिज कराने के लिए? यही काम आप कर रहे हो। और ये जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें, महिलाओं का मानवाधिकार इंश्योर हो, उनको जॉब पे जाने दिया जाए, महिलाओं के एजुकेशन में कोई बाधा ना हो, ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, ये बकवास जो है ना इन लोगों का, ये यूरोपियन यूनियन का, ये पूरी दुनिया थक चुकी है इन सब भाषणों से। भाई तालिबान कह रहा है कि हम इस्लामिक शासन लागू करेंगे, महिलाओं को वही अधिकार देंगे जो शरिया में लिखा हुआ है। पिछली बार भी तो यही कह रहे थे। जब वो पिछली बार आए थे तो शरीयत के मुताबिक ही तो वो चल रहे थे। अब ये लोग इतने ही बेवकूफ़ हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि भाई ये देवबंदी हैं, हनाफी स्कूल ऑफ जस्टिस ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो है इस्लाम के वो जानने मानने वाले लोग हैं। इन लोगों से आप मतलब ये आप इमली खाएं और ये एक्सपेक्ट करें कि वो आम की तरह जो है मीठा स्वाद दे, ये तो बेवकूफ़ी है। इस तरह के बयान जो है वो बताते हैं कि कितना हिपोक्रेसी है वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न समाज, वेस्टर्न लीडर्स में, कि आपने एक पूरे मुल्क को आतंकवादी संगठनों के हाथ सौंप दिया और आप अब मिन्नतें कर रहे हो कि ये सब चीज़ इंश्योर कर दो, जबकि वो साफ साफ कह रहा है कि हम शरिया का कानून लगाएंगे। तो अब कैसे क्या है नहीं है, तो ये तो समझ लीजिए इनकी क्या भूमिका होगी जी। तो जाहिर सी बात है कि एक छोटा बच्चा भी ये समझता है कि जो महिलाओं का सबसे बड़ा भक्षक हो वो आगे चलकर महिलाओं की रक्षा कैसे करेगा। अब बात करते हैं चौथी खबर की। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को तालिबानी आतंकियों की देश की स्वतंत्रता सेनानियों के साथ तुलना करना भारी पड़ गया। पुलिस ने सपा सांसद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने कई धाराओं में सपा नेता के खिलाफ केस दर्ज किया है। बता दें कि शफीकुर रहमान ने तालिबानी आतंकियों को देश की स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बताया था। उन्होंने इस बयान के बाद विरोधी दल उन पर हमलावर हो गया। बीजेपी ने तो उनसे माफी की मांग कर डाली। संभल के एसपी ने बताया, हमें शिकायत मिली है कि सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान की तुलना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से की। ऐसे बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। शफीकुर रहमान बर्क के बयान की आलोचना सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी की है। उन्होंने कहा, मैं एक पार्टी के सांसद का वक्तव्य सुन रहा था, वो तालिबान का बड़ी बेशर्मी के साथ समर्थन कर रहा था, यानी उनके बर्बर कृत्यों का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने कहा, हम संसदीय लोकतंत्र में बैठे हैं, कहा लेकर जा रहे हैं हम लोग, हम ऐसे कृत्यों का समर्थन कर रहे हैं जो मानवता के लिए कलंक है। डॉक्टर साहब, ये नेता है या फिर देश के दुश्मन? देखिए, ये पढ़े लिखे आदमी है, सही तो कहा इन्होंने, कौन सी गलत बात इन्होंने कह दी। ये तो बेवकूफ़ी हिंदुस्तान की जनता की है कि हम इन लोगों को लीडर मानते हैं, इन लोगों को सेकुलर मानते हैं। ये सब समाजवादी पार्टी, उसके ये वक्त साहब जो है सांसद है। अखिलेश यादव 2 दिन पहले कह रहे थे कि हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब को बचाना जरूरी है, ऐसे बचेगा। आपने गांधी को क्या कह दिया कि भाई ये तो मुल्ला उमर है। ये महात्मा गांधी के भाई आज़ादी की लड़ाई और तालिबान दोनों का आपने बराबर कर दिया। तो उसका सुप्रीम लीडर था मुल्ला उमर, आतंकवादी, तो महात्मा गांधी हुए हैं। ब्रदर साहब बनने वाले हैं राष्ट्रपति अभी, तो नेहरू हो जाएंगे सुप्रीम लीडर। मतलब अकल इन लोगों का कहाँ चरने चला गया है ये समझ में नहीं आता। ये हार्डकोर जिहादी एलिमेंट्स हैं। ये लोग खुशियां इस बात के लिए मना रहे हैं
कि अमेरिका हारा इस चीज़ के लिए नहीं, खुशियां इस बात के लिए मनाई जा रही है कि वहां पर शरिया कानून लागू हो गया। इन लोगों से तो ये कहना चाहिए कि भाई शरिया कानून तो हिंदुस्तान में भी लागू कर देना चाहिए पूरी तरीके से। ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, ये वक्फ बोर्ड वाले, ये तमाम जो मौलवी मौलाना इस देश के हैं, ये सच्चे मुसलमान भी नहीं है। इनको इस्लाम भी अपने मन से, अपने पसंद से इनको चूज करना है। इनको पर्सनल लॉ चाहिए मुसलमानों वाला, शरिया का, और क्रिमिनल लॉ इनको चाहिए हिंदुस्तान का, संविधान का, सीआरपीसी चाहिए इनको। क्यों? क्योंकि ये ढंग से मुसलमान भी नहीं है, ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं। क्रिमिनल लॉ नहीं चाहिए इनको, शरिया वाला, लेकिन ऐसे खुशियां मना रहे हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों को पहचानना ज़रूरी है और ऐसी पार्टियों को भी समझना ज़रूरी है कि जो इस तरह के बयान देने वाले लीडर को अपने पास रखते हैं, नंबर 1, और ऐसे बयान के ऊपर चुप्पी साध लेते हैं। ये तमाम ये जो सेक्युलर ब्रिगेड है, किसी ने भी शफीकुर रहमान के बयान के ऊपर जो है एक शब्द, एक कंडेमनेशन नहीं दिया है। तो ये इनके दोहरे चरित्र का एक उदाहरण है। हालांकि ये जो देशद्रोह का आरोप लगा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो तो स्टैंड नहीं कर पाएगा। कानून भी लुंज पुंज है हिंदुस्तान के अंदर, कोई भी कुछ भी बोल दे, उसको कोई पनिशमेंट हिंदुस्तान में नहीं है, तो वो बच भी जाएंगे। लेकिन इस तरह के लोगों को एक्सपोज करना ये ज़रूरी भी है। जी, तो समाजवादी पार्टी के ये नेता देश को कौन सा समाजवाद सिखाना चाहते हैं, ये हर किसी की समझ से बाहर है। अब रुख करते हैं आखिरी खबर का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। योगी सरकार की घोषणाओं और परियोजनाओं को अगले 6 महीने में अमली जामा पहनाने के लिए यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7,301 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया, जो आम बजट का 1.33% है। अनुपूरक बजट के जरिए युवाओं के रोजगार और किसानों के गन्ना भुगतान सहित विकास योजनाओं को चुनाव से पहले पूरा करने का दाव योगी सरकार में चला है। अनुपूरक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि इन 4.5 सालों के कार्यकाल में हमने पब्लिक का परसेप्शन बदला है। यूपी की योगी सरकार ने कई नए रिकॉर्ड्स बनाए और कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। उन्होंने कहा कि अत्यंत जरूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए ये अनुपूरक बजट लाया गया है। योगी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अनुपूरक बजट में प्रदेश के युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए कोष की स्थापना की खातिर 3,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। डॉक्टर साहब, आप इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बजट जो है वो बाकायदा इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए डाला गया है जी। एक तो इस पैसे से जो है वो गन्ना किसानों का जो बकाया है वो दिया जाएगा। दूसरा रोजगार। ये 2 मुद्दे थे। एक तो किसान आंदोलन को लेकर के वेस्टर्न यूपी के अंदर कि जो गन्ना किसान है उसको पैसा नहीं मिला है, तो सारी चीज़ों को मैनेज भी करना है, तो वो आपने अलग से बाकायदा एक मद के अंदर ही आपने डाल दिया ताकि वो स्मूथली वो पेमेंट हो जाए। दूसरा जो अटैक का जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि बेरोज़गारी है, तो बेरोज़गारी को टैकल करने के लिए युवाओं के लिए 3,000 करोड़ रुपये आपने दिए हैं। आप कहने के लिए, आपके पास भाषण देने के लिए, आपके पास कुछ दिखाने के लिए ये हो जाएगा कि भाई युवाओं को रोज़गार देने के लिए ये सरकार कितनी सीरियस है। तो ये पॉलिटिकली चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह की चीज़ें की गई है। और किसी भी सरकार, कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की होती है, अगर उनके पास अपनी सरकार होती है तो वो चुनाव से पहले इस तरह का काम करते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं, हर सरकार करती है, इनको भी करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।